नमस्कार साथियों, मेरी यह समीक्षा छात्रों को ज्ञान देने से संबंध है। इसका किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक देश से कोई भी संबंध नहीं है। समीक्षा का टॉपिक है संतुलित विदेश नीति का सुफल। संकट में ही वास्तविक चरित्र का परिचय मिलता है। इस संदर्भ में पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध एक ताज़ा पड़ाव बनकर उभरा है। अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान युद्ध ने विश्व की सुरक्षा, आर्थिकी और स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। हर देश को इससे उपजी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, पर भारत ने इस संकट में जैसी कूटनीति का प्रदर्शन किया वह परिपक्व व फलदायी साबित हुई है। इसका परिणाम हमारे सामने है। देखिए, सीधी बात है कि अगर इजराइल और ईरान की लड़ाई तो पहले से ही चल रही थी। अमेरिका ऐसे चीज़ों में ही घुसेगा जिससे कि अमेरिका फर्स्ट की नीति को ही अपनाएगा, और इसी वजह से उसने वार किया था। तो ज़्यादा अच्छा है कि सरकार को ये चाहिए कि अमेरिका फर्स्ट नीति किस किस चीज़ों में अपना सकता है। हो सकता है वो क्रिप्टो बाज़ार में भी इसी तरह की नीति अपनाए, क्योंकि अभी आर्थिक व्यवस्था जैसे ही उसकी चरमराएगी, उससे जैसे ही कर्जा मांगा जाएगा, तुरंत वो क्रिप्टो में कन्वर्ट करके वो पैसा देना शुरू करेगा कि मैं भाई सारी बात है कि यूएनओ अपने घर में बैठा रखा है, तो वो अपने धर्म से ही सरकार को चलाएगा। और इसी वजह से यूएनओ को अपनी जगह वहाँ से बदलवाना विश्व के लिए सबसे ज़रूरी है। और इसमें यूरोपीय संघ यानी नाटो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर अपनाए, ताकि किसी तरह से यूएनओ उसके जिनेवा में आकर के अगर वो शासन करे तो वो बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है, ना कि अगर वो अमेरिका में। अगर यही हालत रही तो नाटो को ये कदम उठाना चाहिए कि यूएनओ को संयुक्त राष्ट्र संघ को जिनेवा में आकर के ही अपना या स्विट्ज़रलैंड में ही आकर अपना इस मतलब कार्यालय खोले, ताकि यूएनओ की अपनी कुछ पकड़ हो। उससे जब तक वो अभी तक जब तक वो रह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ, जब तक अमेरिका में है, तब तक वो अमेरिका अपने अप्रत्यक्ष रूप से पूरा दबदबा बना के रखता है, और बाकी सभी स्थायी सदस्य बिल्कुल ना के बराबर हैं। एक केवल रूस ही है जिसे कि अमेरिका ने अपने रणनीतिक कौशल की वजह से उसे अलग थलग कर दिया है। यानी कि यूएनओ की कोई भी भूमिका नहीं रही है। एक तरह का ऐसे समझ लो कि अमेरिका का वो पिछलग्गू जैसा हो गया है कि अमेरिका जैसा चाहेगा वैसा करेगा। तो लास्ट में ये होगा कि क्रिप्टो वाले बाज़ार में भी वो अमेरिका इसी तरह से घुसेगा कि मैंने अभी तक जितना भी कर्जा लिया वो क्रिप्टो में ले लो, और उसके बाद वो मतलब एक ज़बरदस्त बनिए की तरह वो काम करेगा, और इस तरह से वो बिल्कुल अस्थिरता वाला माहौल बना देगा पूरे विश्व की। यानी कि कर्जा भी ले लिया और कर्जा चुकाया भी नहीं, और सारा काम भी कर दिया, पूरे विश्व को अपने डॉलर के अधीन बांध भी दिया उसने। तो इस तरह की कूटनीति से पहले ही अगर विश्व की पूरी सारी शक्तियाँ मिल करके अगर जगह को नहीं बदला जाएगा तो ये आगे भी समस्या बन जाएगी। देखा जाए तो पश्चिमी एशिया में भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासियों का कल्याण और भू राजनीतिक और भू आर्थिकी से जुड़े मुद्दे अहम हैं। अब पश्चिमी एशिया में ये मुद्दे हैं: भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कुल तेल का लगभग 50% और कुल गैस का लगभग 60% हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। जब ईरान ने हॉर्मुज़ जलमार्ग से तेल और गैस ले जाने वाले जहाज़ों पर हमले शुरू किए तो नई दिल्ली ने तेहरान के साथ सीधे बातचीत का विकल्प चुना और अपने जहाज़ों को उन संकरे समुद्री मार्गों से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित कराई। भारतीय तेल और गैस वाहक जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा इसलिए संभव हुई क्योंकि तेहरान ने नई दिल्ली को अपना मित्र और शत्रु खेमे से दूर माना है। देखिए, सीधी बात है, इसमें मोदी साहब की कूटनीति इसमें बहुत ज़बरदस्त काम आई है, और उसमें ख़ास करके जो हमारा जो बंदरगाह है उसका असर ईरान पर दिखाई दिया है। हालांकि वो बंदरगाह हमारे हाथ में से निकलने जैसा ही लग रहा है, लेकिन उसका असर की वजह से ईरान पर भारत का असर पड़ा है। ईरान ने भारत को इस श्रेणी में शामिल किया क्योंकि भारत ने उस पर हमला करने वाले अमेरिकी, इजरायली
खेमे को कोई सामरिक सहायता नहीं की। व्यावहारिक कारणों के चलते भारत ने भले ही अमेरिका इजराइल आक्रमण को प्रत्यक्ष निंदा नहीं की, लेकिन युद्ध की शुरुआत से ही भारत बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान के समर्थन में खड़ा है। इतिहास पर दृष्टि डालें तो भारत ने ईरान के साथ 2003 से ही रणनीतिक साझेदारी निभाई है और इसके अंतर्गत तेल खरीदारी के साथ ही चाबहार बंदरगाह के निर्माण में योगदान दिया है। अब ये देखिए, यही वो चाबहार बंदरगाह है जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान और इंडिया का जो संबंध है वो अच्छा है। तो पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों के कारण भारत और ईरान के बीच कारोबार कुछ सिकुड़ा है, लेकिन भारत प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के लिए प्रयासरत रहा है। ऐसे में तो बस यही रह सकता है कि जो हमारा चाबहार बंदरगाह है वहीं से ही हम केंद्रित रूप से करके हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना काम करें। ऐसे में विपक्षी दलों के वे आरोप आधारहीन ही हैं कि मोदी सरकार ने अमेरिका इजराइल के दबाव में ईरान को ताक पर रख दिया है। यह भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि एक और ईरान स्वयं भारत को अपना मित्र मान रहा है, तो दूसरी ओर युद्ध में ईरानी हमलों में त्रस्त खाड़ी के देशों ने भी भारत को खास दोस्त करार दिया है। सारी बात यह है, हम लोगों ने क्या नाम है कहना चाहिए कि सांस्कृतिक रूप से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग वर्किंग यानी कि हमारे जो वर्कर हैं वहाँ जाकर काम कर रहे हैं, यानी कि हम सांस्कृतिक रूप से तो जुड़े हुए ही हैं, भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं। और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए के साथ साथ हम आर्थिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से सभी खाड़ी देश हमारे साथ हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन आदि में 1 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं। युद्ध में निरंतर बमबारी के बीच इतने विशाल भारतीय प्रवासी समुदाय को सुरक्षा की गारंटी और उसमें लाखों की घर वापसी तभी संभव हो पाई है क्योंकि भारत ने खाड़ी देशों की सरकारों के साथ परस्पर विश्वास आधारित संबंध विकसित किए हैं। युद्ध की शुरुआत में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लगातार खाड़ी के शीर्ष नेताओं से संवाद बनाए रखा। खाड़ी देशों ने केवल प्रवासियों के मुद्दे को लेकर ही भारत का साथ नहीं दिया है, अपितु आपात स्थितियों में काम करने वाले भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भरने में अमीरात और सऊदी की अहम भूमिका भी रही है। ओशियानिया और एशिया से लेकर यूरोप तक का युद्ध के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम आसमानी ऊंचाई पर पहुंच गए। तब भारत में कोई वृद्धि नहीं दिखी, केवल प्रीमियम उत्पादों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। देखिए, अब ऐसी स्थिति में हमारे प्रीमियम उत्पादों में बढ़ोतरी हो गई, बहुत बड़ी बात है बढ़ोतरी, जबकि चाइना में तो कुछ भी इस तरह का कोई भी संकट नहीं आया, उसने अपने संकट को संभाल लिया है। तो मतलब क्या है, रणनीति किस प्रकार से बनाई जाए, क्योंकि हम अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वो सब ऐसे कदम ही उठाएगा जिससे कि अमेरिका फर्स्ट हो, यानी कि बाकी देशों को तोड़ेगा और खुद आएगा। अभी देखिए, चंद्रमा पर उसने 4 आदमियों को भेज दिया है जिसमें एक लेडीज़ भी है, और वो इस बारी चंद्रमा के उस जगह पे जाएंगे जहाँ पर बहुत ही टिपिकल सिचुएशन है, और वो उनकी वहाँ की फ़ोटो वोटो भी लेके आएंगे और इसके अलावा माइनिंग भी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका अपने प्रथम की नीति को अपना रहा है। इस चीज़ को देखते हुए पूरे भारत सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका अपनी प्रथम नीति को अपनाने की वजह से ये सब काम कर रहा है। तो इससे कैसे बचा जाए और अपनी आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। संकट में ऐसे चमत्कारी परिणाम का पूरा श्रेय हमारी बहुआयामी और संतुलित विदेश नीति को जाता है। देखिए, जब संकट पड़ता है तो ऐसी चमत्कारी परिणाम का पूरा श्रेय हमारी बहुआयामी अलग अलग तरह की जो आयाम की बनी हुई है ना, और संतुलित विदेश नीति को जाता है। ये सबसे अच्छा है। हमारी विदेश नीति की कई बार प्रशंसा हुई है कि हम के पक्ष के साथ भी व्यापार कर लेते हैं और विपक्ष के साथ भी व्यापार कर लेते हैं। जैसे कि हमने रूस के साथ भी व्यापार किया और यूक्रेन के साथ भी व्यापार किया, वो भी युद्ध काल में किया। ऐसे ही हमारे ईरान के साथ भी अच्छा व्यापार रहा है और इजराइल के साथ भी अच्छा व्यापार रहा है। इस युद्ध में भारत ही संभवतः ऐसा अकेला देश है जो इजराइल, ईरान और खाड़ी देशों
का एक समान विश्वास पात्र बनकर अपने राष्ट्र हित को साध पा रहा है। सीधी बात है, हमारी आबादी बहुत है, हम इस मुद्दे में पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि हम इस मुद्दे में घुसेंगे नहीं। हमारी तो ये कंडीशन है, हम ये कंडीशन दिखाने की वजह से हम विश्वास पात्र बन जा रहे हैं, अदरवाइज़ हम लोग के ऊपर भी अटैक हो जाए। जहाँ तक मध्यस्थता का मुद्दे की बात है, तो पाकिस्तान की सक्रियता के चलते कुछ आलोचकों ने भारत की कूटनीति पर सवाल उठाए हैं। जैसे कि बताया था कि शत्रु है पाकिस्तान, तो वो उसकी कूटनीति का चलता रहेगा, लेकिन यह कसौटी उचित नहीं है। एक तो ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थता को किसी भी समर्थन से इनकार कर दिया, और दूसरा, इसे भारत और पाकिस्तान की तुलना अतार्किक है। अब देखो, यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो ईरान के पड़ोस में है, तो उसकी मध्यस्थता उसने स्वीकार करना ही, अस्वीकार करना वो सही भी है, क्योंकि अमेरिका उसे लाना चाह रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि वो एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास जो है परमाणु बम है। तो अमेरिका वो इसी वजह से मध्यस्थता करवाना चाह रहा है अमेरिका। लेकिन ये तो बिल्कुल तर्कसंगत बात ही नहीं है। अभी हो सकता है कि थोड़े दिनों में ईरान के पास भी परमाणु रिएक्टर हो जाए, तो उस समय अमेरिका क्या करेगा? तो ऐसे होड़ में ही जो है बम बनाए जाते हैं, परमाणु बम। और ऐसी स्थिति में अभी तो व्यापार के लिए प्रतिबंध हटवा ही लिया है, साथ ही हॉर्मुज पर भी ईरान का ही कब्जा हो गया है। और जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में अगर वो परमाणु बम भी फोड़ करके अपने पास रख लेगा, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में ही फोड़ा जाता है, क्योंकि वो भाई इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे करेगा? तो यानी कि इस प्रकार से अमेरिका ने ये कदम इसी वजह से उठाया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हारे को भी लेके डूबेंगे। तो अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए दूसरे की अर्थव्यवस्था को ख़राब करने की नीति अपनाई है, और इसका नाम दिया है अमेरिका फर्स्ट। अब जैसा वो अमेरिकन सोचें और या पेंटागन वाले सोचें, परंतु नीति तो यही रिजल्ट आ रही है। रिचर्ड निक्सन और रोनाल्ड रीगन से लेकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा तक कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने पाकिस्तान का इस्तेमाल करके चीन, अफ़गानिस्तान और ईरान में अमेरिकी हितों को ही आगे बढ़ाया है। देखा, मैंने बताया था कि जितनी भी इस्लामिक स्टेट हैं उसमें पाकिस्तान का इस्तेमाल किस प्रकार से अमेरिका करता है, इसको एक बार नहीं, उसने कई बार इस्तेमाल ऐसा किया है। और इस सब के पीछे कूटनीति होती है, और वो कूटनीति के रास्ते से अमेरिका पाकिस्तान इससे अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि वहाँ की जो राजनीति है वो भी इसी पर आधारित है। समस्या तो ये है कि किस तरह के वो लोग मूर्ख हैं कि वो भी राजनीति इन्हीं पर आधारित हो रही है, जिसकी वजह से उनके देश में बार बार तख्ता पलट होता रहता है। लेकिन वो फिर भी अपनी बात पे नहीं आते। मतलब जाने उनमें ऐसी क्या किस तरह की एक्टिविटी है कि पाकिस्तान का जो समुदाय है उसमें प्रधानमंत्री एक लंबे समय तक कोई टिक ही नहीं पाता है। केवल 4 से 5 साल शासन किया, उसके बाद वो सेना उसे हटा देती है। जबकि इस्लामिक भाईचारे और सहानुभूति का मुखौटा पहनते हुए भी पाकिस्तान ने अमेरिकी आर्थिक और सैन्य सहयोग के लोभ में इस्लामिक पड़ोसियों की पीठ में कई बार छुरा घोंपा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या वो वफादारी करेगा जब वो इस्लामिक कंट्रियों के ऊपर छुरा घोंप रहा है, और कहने के लिए इस्लाम ही है। ट्रंप पाकिस्तान के इस दोहरे रवैये से बखूबी वाकिफ़ है, जिसका उदाहरण उनका यह बयान भी रहा है कि उन्हें इसी प्रकार के कमज़ोर सौदेबाज ट्रंप के एक सवाल में ये बताया कि मुझे हमेशा हारे हुए लोग अच्छे लगते हैं। अब आप सोच लीजिए, अमेरिका की फर्स्ट नीति और ये वर्ड दोनों सेम ही है, यानी कि दूसरे की लकीर को छोटा कर दो, अपनी लकीर को बड़ा कर दो। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका के बाकी सभी नीतियों को ध्यान रखते हुए कि अगली स्ट्रेटजी अमेरिका की क्या हो सकती है जिससे कि अमेरिका फर्स्ट बन सकता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो कदम उठाने चाहिए। क्योंकि वे मेरी सफलता की कहानियाँ सुनते हैं और गुणगान करते हैं। देखिए जो पोजीशन है, अब इससे बड़ा क्या होगा। उनका इशारा पाकिस्तान की ओर ही था। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से उनकी एक्टिविटी को समझता है और वो उनका गुणगान करता है।
इससे पहले पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करके उन्हें भारत के साथ परमाणु युद्ध रोकने वाले मसीहा के रूप में सम्मानित करके और रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी और खनिजों में संदिग्ध सौदे को पेशकश करके उनके अहम को भरसक तुष्टि का प्रयास किया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से देश पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। ज़्यादा अच्छा है कि सारे समुदाय, खास करके नाटो और चाइना और रसिया, अगर इस युद्ध को या आगे मतलब अमेरिका के वर्चस्व की नीति को देखते हुए अगर वो यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जगह को अगर बदल करके अगर सही जगह जैसे जिनेवा जैसी जगह पर स्थापित करेगा, तभी जा कर के वो धीरे धीरे करके इस वर्चस्व की नीति से बच सकते हैं। अदरवाइज़ वो अमेरिका जैसे कहते हैं ना कि मेरे घर का आदमी है, मैं अपने ढंग से चलाऊं वाली नीति अपनाता ही रहा है। अब यहाँ पे पाकिस्तान जैसे पैतरे भारत सरीखे स्वाभिमान और उभरती महाशक्ति को शोभा नहीं देते। जिन तौर तरीक़ों से पाकिस्तान पश्चिमी एशिया के युद्ध में समाधान प्रदाता के रूप में पेश आ रहा है, उससे स्वायत्तता और संप्रभुता का नुकसान होता है। वैसे भी ट्रंप जैसे अस्थिर व्यक्ति का चापलूस बनकर पश्चिमी एशिया में मध्यस्थता करना खतरों से खाली नहीं है और भारत ने इस मामले में परहेज करके अपने आप को अनावश्यक उलझनों से बचाने का ही काम किया है। बल्कि बचाने का नहीं, बचाने से तो कुछ ऐसा नहीं है कि हम बच पा रहे हैं, बच तो पाने की कोई चांस ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा कब्ज़ा जो है अमेरिका के पास है। तो ज़्यादा अच्छा है कि एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिसका असर स्थायी रूप से हो, जैसे कि ब्रिक्स करेंसी को चलाना। और अगर कदम नहीं उठाया गया तो इससे पूरा विश्व किसी न किसी तरह से प्रभावित होता रहेगा। हालांकि इनकी नीतियाँ उसी प्रकार से हैं कि अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत ही ये ईरान युद्ध हो रहा है, क्योंकि इजराइल और ईरान का तो पहले भी युद्ध चल रहा था, लेकिन अब ये गंभीर रूप से हो गया है और अब इजराइल अमेरिका को किसी भी तरह से अब इस युद्ध से बाहर नहीं निकलने देना चाह रहा। उसका कारण भी यही है कि अगर अमेरिका वर्चस्व की नीति को अगर हट जाएगा तो वो इजराइल फिर कमज़ोर पड़ जाएगा और फिर अपनी वो उसी अवस्था में वो आपस में लड़ेंगे। किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में विकल्प सरल नहीं होते हैं और भारत ने सबसे तर्कसंगत मार्ग चुना है जिससे दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे। जी हाँ, हमारी जो विदेश नीति है हम उसी चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हमारे को विदेश नीति का फ़ायदा कई बार अच्छा भी लगता है तो कई बार फंस भी जाते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है हमें अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहने की पूरी व्यवस्था की जाए और इसके लिए अगला संकट हो सकता है वो इंटरनेट का आए, और इंटरनेट आए, एआई आए या सोशल मीडिया आए, और ये सब का सब प्रभाव सोशल मीडिया के द्वारा होता है। तो सरकार को चाहिए कि ये गूगल या मेटा के जितने भी हैं, इससे किस प्रकार से बचा जाए और सारे के सारे व्यापारी वर्ग इसके टक्कर में दूसरा कोई ऐप या अन्य सोशल मीडिया लेके आए जिससे कि बैलेंस में हो सके, कम से कम इस पर से वो सारा दबाव हो सके, हट सके। सेम जैसा यूट्यूब चलता है, जैसा फेसबुक चलता है, सेम ऐसे ही ये सब चल सके। इससे ही फ़ायदा हो सकता है और इसी प्रकार से सोशल मीडिया जब तक बदलेगा नहीं तब तक ये सफलता नहीं मिल सकती। या ऐसा कोई ब्रेकअप हो जाए जिसमें कि ये सोशल मीडिया चलना रुक जाए और तुरंत ही उस समय सभी अपनी ताकत लगाकर, सभी अपने व्यापारी वर्ग ताकत लगा करके ये अपना सोशल मीडिया को बढ़ावा दे दिया जाए और इनकी सोशल मीडिया उस समय बंद रहे। जैसे ही वो बंद रहेंगी उसी समय का फ़ायदा उठाकर हमारे देश की सोशल मीडिया को फैला दिया जाए इस प्रकार से कि जैसे आतताई को फैलाया गया है, तो ही हमें सफलता मिल सकती है। तो इसी तरह से हमें अंतर्राष्ट्रीय संकट से बच सकते हैं। इसके अलावा भी हमारी और भी स्ट्रेटजी है अमेरिका फर्स्ट की नीति की। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये इसमें कंपटीशन के एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस चीज़ को ज़रा ध्यान से पढ़िए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।